Yeah, we are back from the station ID. स्टेशन आईडी खत्म हो चुका मेरा है ख्याल है और कि आज आप इतनी गुमसुम है अपनी बीमारी की वजह से कि आपको पता ही नहीं आईडी ब्रेक खत्म हो गया और सो रही थी शायद आपने जो कोल्ड या फ्लू की दवा ली हुई है उसकी वजह से आपको बिल्कुल नींद आ drowsy रही हो है। रही है। बहरहाल जो भी अगर टॉक शो आप करना चाहें तो अगर नहीं करना चाहें वो थोड़ा बहुत अगर अपने सुनने वालों के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहें। दो सवाल आते हैं सामीन आज। एक तो विंग जोन का सवाल है, यमी जबिया हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीतें 10 विंग्स बास्केट फ्राइज एंड ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच फ्राइज एंड ड्रिंक। लंच स्पेशल विंग जोन में रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है 599 में। बर्गर विंग्स फ्राइड्स एंड ड्रिंक मिलता है उसको आपको 599 में। और 65 सेंट्स विंग पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं आपके लिए। विंग जोन जाएं, यमी ज़बिया हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर एंजॉय करें। इनकी लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। विंग जोन का फ्री मील जीतने के लिए आज का सवाल जो है सामीन वो ये है कि अमेरिका का वो कौन सा सदर है तो नहीं, क्योंकि वो नया सदर आ जाता है तो पुराना लथा हो जाता है। वो कौन सा सदर था अमेरिका का जिसने व्हाइट हाउस में बाकायदा ईद मनाई? एक सदर आ रहा है जो मुसलमानों को निकालना चाहता है। खैर वो तो बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन बहरहाल वो दावे उसने करे तो हैं, मीडिया पे चीखा भी है, बहुत कुछ बोला भी है। और एक अमेरिका का वो सदर था जिसने व्हाइट हाउस में बाकायदा मुसलमानों के साथ ईद मनाई। बताएं उस सदर का नाम और जीतें फ्री मील विंग जोन का। कि अमेरिका का वो कौन सा सदर था जिसने व्हाइट हाउस में बाकायदा मुसलमानों के साथ ईद के दिन ईद मनाई थी? ये इस पे आप जीतेंगे सवाल पे विंग जोन का फ्री मील। और दूसरा सवाल है जो आप किताब जीत सकते हैं, हमारे वली भाई की किताब मुस्कुराहटों का सफ़र। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा सवाल है। जब कैमरे आते थे तो आपको पता होगा 2 मेगापिक्सल से शुरू हुए 4 मेगापिक्सल हो गया। अच्छा आपके पास तुम्हारे उसमें फ़ोन में कितने मेगापिक्सल का? ओ मेरे फ़ोन में 8 मेगापिक्सल है। 10 पे हुआ, 12 पे पहुंचा। और अभी भी मैक्सिमम जो कैमरे आते हैं वो 30 मेगापिक्सल्स के होते हैं, जो शार्पेस्ट तरीन कैमरे होते हैं। ये कॉल आ रही है जी ले लें, कॉल ले लें। नहीं बंद हो गई हूँ। अच्छा सवाल ये है कि इंसानी आंख जो है, हमारी जो आंखें वो कितनी मेगापिक्सल की होती हैं? सोचें। सोनी धरती और अनर। हेलो हेलो जी, हमारी जो इंसानी आंख है वो कितने मेगापिक्सल्स की है? जीते मुस्कुराहटों का सफर। वो सोनी कौन? धरती और अनर। वालेकुम सलाम जी मिसेस रफीक। कैसी हैं बस अल्लाह आप? का कैसी शुक्र हैं है। मिसेज रफीक? ठीक है। इब्राहिम लिंकन, सदर इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन नहीं, इब्राहिम लिंकन नहीं था मिसेज रफीक। ओके, नो प्रॉब्लम। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सामीन जीते हैं मुस्कुराहटों का सफर या आप जीते हैं एक फ्री मील। वो कौन सा सदर था जिसने अमेरिका में व्हाइट हाउस में बाकायदा मुसलमानों के साथ ईद मनाई? और वो इंसानी आँख जो है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? 30 मेगापिक्सल के मोस्ट शार्पेस्ट कैमराज आते हैं, लेकिन इंसानी आँख जो अल्लाह ताला ने बनाई उसमें कितने मेगापिक्सल होते हैं? 8474751590। जब तक सोचें आप, मैं लूँगा एक कमर्शियल ब्रेक। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार। साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ अच्छे खाने का जब भी दिल चाहे आपको साबरी निहारी चले आएं। फाइन डाइनिंग है इनके पास, ज़बरदस्त डेकोरेशन से। निहारी तो आपको पता है कि साबरी की बेस्ट निहारी इन टाउन है। उससे अच्छी निहारी आज तक ना किसी ने पहले बनाई थी ना बनाई है। काफ़ी लोगों ने कोशिश ज़रूर की है कि साबरी जैसी निहारी बनाएं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। कभी मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं
या कभी कभी आटा ज्यादा तरी हो ज्यादा हो जाता है, जाती है। हाँ। एक खास टेस्ट जो होता है ना वो निहारी का, वो सिर्फ साबरी निहारी में ही है। तो आपको 2500 वेस्ट डिवाइन एवेन्यू शिकागो चले हैं, वहाँ पे फाइन डाइनिंग के मज़े उठाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो दूसरे स्टेट से जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी साबरी निहारी लेके जाएं। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवाइन एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग करानी हो या रिजर्वेशन करानी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इतनी बिजी होते हैं, आप अगर 6-8 लोगों को लेके जाएं और सीट ना मिले वहाँ पे, तो रिजर्वेशन भी आप करा सकते हैं 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि कारपेटिंग एक महंगा आइटम होता है। जब भी आपको कारपेटिंग वगैरह चेंज करानी हो तो आप आरके कारपेट एंड फ्लोरिंग को ही कंसर्न करें, इसलिए कि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। तो प्रॉफिट कम रखने की वजह से फ़ायदा आपको पहुंच जाता है। आपकी जो मार्केट प्राइस में दूसरे जो लोग आपको कारपेटिंग लगा के देंगे उससे कई कम पैसों में, कम प्राइस में आपको रविंदर सिंह रवि वही कारपेट डाल के देंगे। 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवान के कॉर्नर पर लोकेटेड है। और इनका फ़ोन नंबर है 773-988-0348। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 23.5 वेस्ट डिवाइन एवेन्यू शिकागो। पान, फोन कार्ड, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की कैटरिंग करानी हो या अपनी किसी भी तकरीब में आपको अपने मेहमानों को ताज़ा पान खिलाने हो, तो बस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई को याद रखें। इनका नंबर है 773-817-9791। इनको आप कॉल कर दें, ये मेहमानों के आपको टेक केयर कर लेंगे। बड़े ज़बरदस्त पान बनाते हैं, शिकागो में सबसे बेस्ट पान बनाते हैं मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। नंबर एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ 773-817-9791। इटालियन एक्सप्रेस, जी हाँ, इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। काफ़ी टाइम से जो है ना वो ख़वातीन ये छुट्टी इंजॉय कर रही हैं। वीकेंड पे अपनी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, मियाँ जी के साथ चले जाते हैं। ये 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में, यहाँ पे जो है ना वो जुम्मा हफ्ता इतवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बुफे होते हैं, जो 1199 में इतने रीज़नेबल प्राइस में जितना चाहे आप खाएं। 24 से ज़्यादा वहाँ पे डिशेस होती हैं। बच्चों के लिए भी वहाँ पे फ्राइज़ भी होते हैं, पिज़्ज़ा भी होता है, चिकन नगेट्स भी होते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं इटालियन एक्सप्रेस में जाके। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स से। उनका फ़ोन नंबर है 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट। अभी तक किसी को मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो कौन सा अमेरिका का सदर था जिसने मुसलमानों के साथ बाकायदा वाइट हाउस में ईद मनाई। या आँख, इंसानी आँख जो है वो कितने मेगापिक्सल की होती है। तो मेरा लगता है आज जो है ना वो दोनों इनाम बचने जा रहे हैं। लोग काफ़ी तलाश में लगे हुए हैं लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो सोफिया, आपके कंप्यूटर में हमेशा हर हफ्ते अवामी बाजार, जी, तो 60 सेकंड्स का ब्रेक। आपके कंप्यूटर में सेफ है अवामी बाजार, हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर। अवामी बाज़ार के पास जो है वो एक स्पेशल डील भी आई हुई है सामीन, जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि मेज़बान के पैक फूड्स इनके पास आए हुए, जो स्पेशल डील है, एक्सक्लूसिव डील है अवामी बाज़ार की, जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी तलाश करते रहें, इनके पास एक्सक्लूसिव है। बिरयानी है 199 में, लाहौरी छोले 199 में है और गाजर का हलवा 299 में। तो ये मेज़बान की एक्सक्लूसिव डील, जब भी आप अवामी बाज़ार जाएँ अपनी ग्रोसरी लेने, अपने 100% से भी हलाल गोश्त के लिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है ना वो प्लेस है अवामी बाज़ार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैंने कहा अगर सोहेल साहब के सवाल का जवाब दे सकूं तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरे ख्याल में रेनॉल्ड रेगन के ज़माने में ईद मनाई गई थी। नहीं, रेगन के ज़माने में ईद नहीं मनाई गई थी। आपने इसलिए शायद बोल दिया होगा, रोनाल्ड रेगन जो है ना वो बहुत काइंड थे तालिबान के साथ। हाँ उन्हीं के ज़माने में तो सारा शुरू हुआ था। हाँ, ज़माने में तो बिल्कुल, बेशक ये बात तो सही है, उन्हीं के ज़माने में शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने भी ये हिम्मत नहीं करी थी। ये हिम्मत एक ही सदर ने की थी, वो ये हिम्मत के मुसलमानों के साथ बाकायदा जो है ना वो वाइट हाउस में ईद मनाई थी। सिर्फ एक जो है ना वो सदर ने हिम्मत की थी इसकी, और उसका नाम जो है ना वो ढूंढना है कि वो कौन है। तो ये रोनाल्ड रेगन नहीं थे। चलें, शुक्रिया जी। शुक्रिया, आपने एटलीस्ट कोशिश तो करी। एफर्ट्स करना कोई बिल्कुल। वो नहीं है, एफर्ट्स करना चाहिए। तो जी,
आप वो बता रहे थे जी अवामी हाँ, बाजार डील का। अवामी बाजार में आप जाएं, ग्रोसरी भी लें और ये डील ज़रूर ग्रैब करें, क्योंकि ये इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी 199 में, लाहौरी छोले 199 में, गाजर का हलवा 299 में। बस इसको माइक्रोवेव में रखें, गर्म करें और खाएं। ज़बरदस्त मज़ेदार है बहुत, हमने भी टेस्ट किया है, बहुत मज़ेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया, जो ट्रायल था उसका बहुत पसंद आया। इट्स वेरी वेरी टेस्टी। तो सामीन, आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब भी आप अवामी बाज़ार जाएं तो ये मेज़बान के पैक फूड लेना ना भूलिएगा। बिरयानी, लाहौरी छोले, गाजर का हलवा, और इतने सस्ते प्राइस में तो आपको ये अब कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव डील है अवामी बाज़ार में। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी सामीन, हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर अवामी बाजार है। जी सोफिया, आज आप कर सकती हैं टॉक शो। आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है या अभी तक आप नींद में, ख्वाब में हैं? तो नहीं, थोड़ा बहुत बोलूंगी, शॉर्टकट करूंगी। आप लोग प्लीज आज एक्सक्यूज कर दीजिएगा मुझे। बोलना तो हर वक्त ही आपका, एक हफ्ते बाद मौका मिलता है मुझे बोलने का कुछ सोनी धरती और ऑन एयर। हेलो हेलो। हाँ, बुश ने बुलाई थी ईद पे पार्टी। बुश ने बुलाई थी ईद पे पार्टी? नहीं, बुश ने भी नहीं बुलाई थी। आई थिंक क्लिंटन है। आपने क्यों जवाब बता सही दिया है ये? क्या? तो और क्या, जवाब सही हो गया, आपका तुक्का सही लग गया। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। ऐसे भी तो आपने तो सोनी धरती और ऑन एयर। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। इब्राहिम बात कर रहा हूँ। जी कैसे आप? इब्राहिम भाई, आपने जवाब तो नहीं सुना है ना सोफिया ने जो अभी बताया? नहीं नहीं सर। चलें फिर नहीं, ठीक है, नहीं, आप भी नहीं, जवाब दे दें, नहीं, वो क्योंकि अभी बता आंखों का- चुके हैं, ऑन एयर चला गया इनका जवाब। अच्छा, वो आंखों का जो है 570 मेगापिक्सल है, जो समझना। जी हाँ, 570 बिल्कुल सही आपका जवाब है। आंखों का Even, मेगा पिक्सल देखें कितना शार्प है, 576 मेगापिक्सल है। और जो कैमरास आते हैं 30 मेगापिक्सल की, ये देखें आप उसकी किस किस नेमत को झुटलाएंगे। बिल्कुल कुदरत की शान है, माशाअल्लाह। कुदरत की शान है। देखें तो जरा कि कितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की करने के बाद भी 30 मेगापिक्सल पे पहुंचे कैमरे, और आंख का कैमरा जो है ना 576 मेगापिक्सल। आप जीत गए हैं एक वलीउद्दीन भाई की किताब मुस्कुराहटों का सफर, वो हम आपके लिए वहां पे रख देंगे। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी में आप ले लीजिएगा इफ्तिखार भाई से। फिर से वो इफ्तिखार भाई होते हैं ना हमारे सुपर गिफ्ट एंड सुपर ग्रोसरी गिफ्ट में। एंड ग्रोसरी गिफ्ट एंड ग्रोसरी, ये कहाँ दीवान पर ही है ना? हाँ, ये दीवान पे दीवान बिल्कुल पर है। इटालियन एक्सप्रेस के साथ ही है। इटालियन बिल्कुल एक्सप्रेस सही के साथ ही है। बिल्कुल सही है, हाँ, सही, बिल्कुल। सही। इफ्तिखार एक भाई मेरा होते हैं जोन वहाँ भी- पर, इफ्तिखार भाई होते एक हैं। मेरा वो ग्रैंड राइड का रेस्टोरेंट का भी जोन अभी भी बाकी है मेरे जी, जी, बिल्कुल, जो भी है। हो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। शुक्रिया भैया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। 2305.5 वेस्ट दीवान एवेन्यू शिकागो है। यहाँ पे हम आपकी बुक्स रखवा देंगे जो आपने अभी जीती। जी हाँ, कैमरा, आँख का कैमरा 576 मेगापिक्सल पे काम करता है। वो एक मुझे ना इसीलिए वो सूरह रहमान जो है ना वो बहुत पसंद है। हाँ, उसमें कहते हैं आप किन किन हर एक बात को अल्लाह ताला की हर एक खुद जो है ना वो कायनात के मुतालिक बता के इंसान को बताया गया है कि आखिर तुम उसकी किस नेमत को झुटलाओगे। फिर भी इंसान, बहुत सारे लाखों करोड़ों इंसान नेमतों को झुटला रहे हैं। आँख ही आप देख लें कि कितना इंसानी जिस्म को देख लें, मैकेनिज्म को देख लें कि क्या क्या चीज़ अल्लाह ने किस तरह से क्रिएट किया है कि बहरहाल अल्लाह ताला की किस नेमत को झुटलाओगे। आज आप क्या बात करने वाले हाँ, हैं? मैं कुछ थोड़ा सा बोलूंगी। और वो आपका जवाब दुरुस्त था, आप जीत गई हैं। वो मैं जीत गई। आप अच्छा, फ्री मील जीत गई मैं विंग जोन तुक्के का। में बोला, मुझे नहीं पता, मेरी जनरल जी हाँ नॉलेज इतनी सामीन, अच्छी है। वो
बिल क्लिंटन जो है ना वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने वाइट हाउस में बाकायदा मुसलमानों के साथ ईद मनाई, और वहाँ पे जो ईद मनाई, जो तकरीब हुई वाइट हाउस में, उसमें जो मुसलमान आए उसमें उन्होंने उनको बाकायदा एक फ्री कुरान की कॉपी भी तकसीम की थी। इसीलिए मेरा ख्याल है कि अगर हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट आ जाएंगी तो इट्स सो काइंड ऑफ मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा एक होगा। दफ़ा फिर अच्छा होगा, क्योंकि उन्हीं के हस्बैंड थे बिल क्लिंटन जिन्होंने मुसलमानों के साथ ईद मनाई थी। जी क्या बात कर रही हैं आप? फिर थोड़ा सा टाइम होगा कुछ मैं अपना जो है ना वो हाँ, मैं आज बहुत थोड़ा शॉर्ट करूंगी, इसलिए कि मैं अगर ज्यादा बोलूंगी तो फिर मेरे को फिर खांसी का दौरा पड़ जाएगा। गुनाह और जुर्म दो लफ्ज है। इन दो लफ्जों के फर्क को मालूम करने के लिए अगर मैं पूछूं आप लोगों से इन दोनों में क्या फर्क है, गुनाह और जुर्म, तो बड़ा बताना मुश्किल होगा उसको बारीकी से। तो इन दो लफ्जों के फर्क को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इसके मतलब को समझना होगा। गुनाह वो हरकत या एक्शन है जिसकी सजा देने का हक सिर्फ हमारे अल्लाह ताला को है, और जुर्म वो गलती है जो हमें सोसाइटी का और लॉ का गुनाहगार बनाती है। यहाँ मगरबी ममालिक में जुर्म की सजा के लिए बहुत से लॉ बनाए गए और उसके खिलाफ जाने वाले को कानून कड़ी से कड़ी सजा देता है, मगर हर सोसाइटी और हर मुल्क की गवर्नमेंट गुनाहों की सजा का पूरा राइट देती है उन मज़ाहिब के लोगों को जिनके लोग गुनाहगार होते हैं। अब हम जब अमेरिका में रहते बात करते तो हम अक्सर शिकायतें कर रहे होते, हमारे बच्चे यहाँ बिगड़ गए, हमें अगर गैस स्टेशन पे काम करो तो हमें शराब भी बेचनी पड़ती है। ये सब जो हम शिकायतें करते वो इसलिए करते कि हमारी इन दोनों के फ़र्क का हमारे को आइडिया नहीं है। हम जब कहते हैं तो जब हम गुनाह कर रहे हैं, हम जानते हैं कि शराब बेचना अच्छा नहीं है और शराब पीना भी गुनाह है, हराम है, ये सब है, लेकिन उस वक्त कोई हमें मजबूर नहीं कर रहा होता। कोई ऐसा लॉ नहीं बना है जो आपको मजबूर करे कि आप जाके शराब गैस स्टेशन पे ही काम करो। तो ये जब हम दो फर्क को नहीं समझते ना कि गुनाह और जुर्म में क्या फर्क है, तो हम सोसाइटी और अमेरिका और लंदन में और इंग्लैंड में रहते हुए ये शिकायतें करते नजर आते कि यहाँ तो हमारा ईमान भी ख़त्म हो गया, हमारा मजहब भी ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे कि अब अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इसके फ़र्क को समझते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के अलग सजाएं होती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना और अंदर एंटर होना उसकी अलग सजाएं होती है। तो इसी तरह गुनाह और जुर्म में एक बहुत नुमाया डिफरेंस है। अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो गुनाह आपको मजहबी तौर पे तो गुनाहगार बनाता है, मतलब आप गिल्टी होते हैं अपने मजहब के लिए, अपने मजहब के आगे, अपने अल्लाह ताला के आगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस सोसाइटी के लोग कुछ क्यों नहीं करते, गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं करती इसके खिलाफ। वो उनका मसला नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह की चीजें हैं। तो मैं ये कह रही थी कि गुनाहों की सजा का राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे मज़ाहिब के लोगों को होता है, अपने अपने मज़हब की हिफाजत करना, अपने अकायद की हिफाजत करना, अपने कल्चर को बचाना, और वो सोसाइटी में रहते हुए किस तरह अपने कल्चर को उन चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करना कि आप उसे ये ना कहें कि भाई ये जुर्म था। जुर्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा क्लैश जब होता है कि बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारे नज़दीक गुनाह है मगर वो किसी तरह भी जुर्म के दायरे में नहीं आते, और गैर मुमालिक में रहकर हम इन गुनाहों को अपने साथ होता हुआ भी देखते हैं, और अक्सर हम खुद भी, हमारे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आते, मगर हम किसी तरह भी सोसाइटी के जरिए उनको जराइम की लिस्ट में नहीं ला सकते। कहीं सर्वाइवल का मसला बन गया, नौकरी नहीं मिल रही तो मैंने कहा गैस स्टेशन पे कर ली नौकरी। अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका में रहते हुए हम गैस स्टेशन पे जॉब कर रहे हैं और चूंकि हम मुसलमान हैं तो हम ये शराब नहीं बेचेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट? यू विल बी फायर्ड। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा ग्रीन कार्ड के लिए अगर हम शादी करते हैं, मजबूरन झूठ भी बोलना पड़ता है कि पहले से शादीशुदा नहीं है, या पाकिस्तान में हमने शादी नहीं की, या इंडिया में शादी नहीं की। एडल्ट होने के बाद बगैर शादी के भी लड़का लड़कियां रहने लगते, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई हरकत में हमारा अपना बेटा भी इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसे कोई कानूनन सजा नहीं दिलवा सकते, उससे कि ये यहाँ का कानून नहीं है। सूद लेना हराम है, हमारे मजहब में हम जानते हैं कि सूद लेना हराम है, मगर गैर मुमालिक में उसे इंटरेस्ट बनाकर सोसाइटी में बिजनेस का एक अहम जुज बनाकर शामिल कर दिया गया। और चूंकि चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या मॉर्गेजेस, ये सौदा तय पाता है बाहमी रजामंदी से, यानी दो पार्टी के दरमियान, इसीलिए ये भी किसी जुर्म के दायरे में नहीं आता। हलाल जबिया का मसला लें, हलाल जबिया एक अलग मसला है।
पाकिस्तान में तो आंखें बंद करके आप कहीं भी जाएं, किसी भी होटल में जाएं, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिस गोश्त और बीफ और चिकन का खाना बना है उसको हलाल ज़बिया है या नहीं है। मगर यहाँ पर आपको खुद देखना है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ अगर ये मुसलमान की एरिया है, मुसलमान की लोकेलिटी है, तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर सारे जो रेस्टोरेंट खुले उस पर ये पाबंदी लगाए कि वो हलाल गोशी से खाना बनाए। तो ये हलाल ज़बिया का भी मसला होगा। यहाँ पर बहुत से गुनाह उन गैर मुमालिक सोसाइटी में लीगली जुर्म नहीं होते और हम अक्सर इन चीज़ों पर खून के घूंट पीकर रह जाते। हमारे लोगों में मजहबी एक्सट्रीमिस्ट तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर जहाँ तक मजहबी बेसिक तालीम से ऐसे ही लोग बेबहरा नजर आते। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने बेटे को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं और जाहिलियत का ये आलम है कि उस बेटे को बेसिक एजुकेशन दिलाने की जगह हमने उसे 6 साल की उम्र में ही चाहते हैं कि वो डायरेक्टली मेडिकल स्कूल जाने लगे। अगर हमारे अपने मुल्क की बात करें तो जुर्म और गुनाह को इतना मिक्सअप हमने किया है कि हर पॉलिटिशियन ने मजहब को ढाल बना लिया है। किसी को फंसाना हो और कोई जुर्म के दायरे में वो फंस ना रहा हो तो मजहबी ढाल की मदद ले ली जाती है, फौरन उसे मजहबी नाम पे उसको फंसा दिया जाता है। इन सारी बातों को अगर करें तो मसला ये नहीं है कि हम गैर मुमालिक में अपने राइट्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते। मसला ये, आप देखें ना, आप ये बताएं कि अगर आपको पता हो कि यहाँ पर बहुत सी कंपनीज है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जैसे अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है जो वॉशिंगटन डीसी में काम करती है। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये इन लोगों ने हमारे मुसलमानों को हमेशा इनकरेज किया है कि कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसी चीज जो हमें परेशान करती हो और हम चाहते हो कि हम इसे एज अ लीगल लॉ भी वो कर दें, अमेरिका में अप्लाई कराने के लिए कर दें, एप्लीकेशन भेजें और उस पे लिए रैली निकालें और सब करें अपने राइट्स के लिए। लेकिन हम में से कोई आगे नहीं बढ़ता, इन चीज़ों को कोई पूछता नहीं। अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, मैंने कहा, वॉशिंगटन डीसी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने 1990 से काम शुरू किया हुआ है, लेकिन हम आज तक ये भी नहीं करा सके कि जब हमारी ईद जैसे दिन आते हैं तो हम ये भी नहीं करा सके कि ईद को एक स्कूल हॉलीडे करार दिया जाए, बल्कि वो एक ऑप्शनल हॉलीडे होता है और बहुत से मुसलमान बच्चे उस दिन स्कूल से एब्सेंट हो जाते हैं और उन्हें कह दिया जाता है कि ओके, ऑप्शनल हॉलीडे है, तुम्हारा कोई दिन है तो हमने ठीक है मान लिया, तुम्हारी छुट्टी कबूल कर ली। तो ये सब चीजें हम अपने राइट्स के लिए इसलिए नहीं लड़ते कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर भी, अमेरिका में भी बहुत सी ऐसी मुस्लिम, अब एक और इदारा है द मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल, ये भी ऐसी चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं मुस्लिम लोगों को कि उनको रिकग्नाइज कराए कि उनके क्या राइट्स है, क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब ये देखें ना, इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर ये बोलते हैं इमिग्रेंट लैंड है, अमेरिका इज ए इमिग्रेंट कंट्री, यहाँ पर हर किस्म के इमिग्रेंट मौजूद है। लेकिन आज तक हम ये बात कर सके, हम अपने मजहब को समझा ही नहीं पाए उनको कि हम अपने मजहब के लिए, राइट के लिए तो जब लड़ेंगे जब हम अपने मजहब की कुछ डिटेल्स बताएंगे। अब जैसे मैंने उस दिन बताया तो हमारे अपनों को भी पता नहीं था कि हलाल और हराम गोश्त में क्या फ़र्क है और क्या उनको डिटेल्स है। तो जब मैंने बताया कि मैंने जब अपने साथ काम करने वालों को बताया तो उनमें से बहुत से क्रिश्चियन लोगों ने भी, जो अमेरिकन हैं, उन्होंने भी कहा कि वाकई ये तो हम बहुत गलत कर रहे हैं कि जिस तरह हम एक झटके से गर्दन उड़ा देते हैं किसी एनिमल की, तो जो ब्लड होता है एनिमल का, जब गर्दन वो करते हैं तो ब्लड जो उसका है वो अंदर ही नसों में रह जाता है और वो बाहर नहीं बहता, जो कहीं जर्म्स के, कहीं डिजीज की रीजन बनता है। जब मैंने अपने ही के साथ काम करने वालों को ये बताया, यकीन करें बहुत से लोगों ने सोच लिया कि अब वो अगर जाना है तो उन्होंने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि ज़बिया हलाल गोश्त कहाँ मिलता है। मैंने उनको दीवान का एरिया बताया, सब बहुत सारी स्टोर्स के नाम और फ़ोन नंबर दिए। अब हो सकता है वो लोग ये सोच के कि अपनी सेहत के बारे में ही सोच के ये सोचें कि भाई हम क्यों ऐसा गोश्त खाएं या क्यों ऐसा खाएं जिसमें एनिमल का ब्लड रह जाता है और हम उसकी वजह से, तो बहुत सी चीज़ें अगर हम क्लैरिफाई करें ना तो हम इन लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं और हम लॉ को, जुर्म को और मजहब को क्लैश करने से बचा सकते हैं कि गुनाह भी ना हो और वो लोग समझ भी जाएं। इसी तरह हमने, किसी ने ये बताने की जहमत नहीं की, इतना बड़ा लैंड है और इतने लोग, हम लोग मुसलमान भी काफ़ी मेजॉरिटी में हैं, अमेरिका में ही देख लें, किसी ने ये बताया कि हम लोगों को प्रेयर करने के लिए, हम लोग को वॉशरूम के लिए पानी ज़रूरी है, नहीं बताया किसी ने। वही हम खुद अपने, आजकल तो पाकिस्तान में देखें बहुत से मैकडॉनल्ड बन गए, बहुत सी ऐसी स्टोर्स बन गई हैं जहाँ पर बाथरूम टिश्यू ही यूज़ किया जाता है।
तो ये सब चीज़ें जब हम अपनी मज़हब की क्लैरिफिकेशन ही नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे ही नहीं कि क्या हमारे मज़हब में गलत है क्या सही है, तो फिर हम अपने राइट्स के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे। स्कूल के लंचेस देखें, स्कूल के लंचेस में अक्सर ये होता है कि हमारे मुसलमान बच्चों को जब उन लोगों का पिज़्ज़ा बनता है या पिज़्ज़ा दिया जाता है उस दिन अक्सर चीज़ पिज़्ज़ा मिसिंग होता है। चीज़ पिज़्ज़ा अक्सर उन लोग बनाते नहीं है, इससे कि उन पे किसी ने ये क्लियरिफाई नहीं किया कि हमारे मुसलमान बच्चे पोक नहीं खाते, वो नहीं खाते, पेपरोनी नहीं खाते, ये सब चीज़ें नहीं, बेकन नहीं खाते। तो जब तक हम लोग एक इत्तेहाद करके इन चीज़ों का एक रूल का लॉस का एक पूरा पेज नहीं बनाएंगे, एक स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे कि हम अपने लिए, हम एज अ मुसलमान एक उभरती हुई कौम है और हम यहाँ पर भी इमिग्रेंट लैंड में भी बहुत सारी हमारी मेजॉरिटी है कई कई जगह पर, तो अगर हमारे ये राइट्स नहीं माने जाएंगे तो हम इसके खिलाफ उसको लीगली हम किस तरह अप्लाई करने पे मजबूर करेंगे गवर्नमेंट को। तो वो इन मसलों को हमें समझना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात यही है ना कि जब हम खुद अपने अंदर ही वो नहीं पाते, हम खुद अपनी राहों से भटके हुए, या तो हम बहुत ही मजहबी एक्सट्रीमिस्ट बने हुए कि पूरा एक्सट्रीमिस्ट इतना कि वो लोग घबरा के, हमारे अपने ही लोग जब हम मजहबी एक्सट्रीमिस्ट बन के आगे बढ़ते हैं तो हमारे अपने ही मुसलमान आधे उसमें से ग्रुप में से निकल के भाग खड़े होते हैं, इसलिए कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना चाहते, कोई लीगली लॉ में फंसना नहीं चाहते कोई ऐसी हरकतों में। या तो फिर हम बिल्कुल ही मजहब से बेबहरा हो गए, या तो बिल्कुल ही उनके रंग में रंग गए, या फिर इतने एक्सट्रीमिस्ट बन गए कि हमने अपने हुलिये भी चेंज करे हुए ताकि वो दूर से पता चल जाए कि ये भाई कोई मजहबी एक्सट्रीमिस्ट आ रहा है, तो वो पहले ही लोग खड़े होकर अमेरिकन लोग भाग जाए। तो इस दरमियान में एक बीच का जो रास्ता होता है ना, वो हमें अपनाना पड़ेगा। हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हमें इन रूल्स को देखना पड़ेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ से हम अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको पता है कि यूएस लीगल प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन राइट्स भी है, जो यहाँ पर जैसे प्रेयर, फास्टिंग, पिलग्रिमेज, रिलीजन सेलिब्रेशन और डाइटरी और क्लोथिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी एक राइट्स बनाया गया है, जिसे अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट का नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उस फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए हम बहुत से अपने राइट्स मनवा सकते हैं कि जैसे हमें चाहिए कि हम स्कूलों में आम तातील हो, ईद के दिन बच्चों को छुट्टी दी जाए, स्पेशली हमारे ऑप्शनल हॉलीडे नहीं बल्कि बोला जाए कि ये भी एक जो मुस्लिम लोग यहाँ पर स्कूल में हैं इनके भी एक रिलीजियस डे है और उस दिन पूरा स्कूल की छुट्टी होगी। इसी तरह एक एक्सेस एक्ट ऑफ 1984 जो 1990 में अफर्म्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अफर्म्ड किया कि भाई हर मजहब वाले को अपने रिलीजियस राइट्स के लिए वो लॉ के लिए अप्लाई कर सकता है कि ये लॉ होना चाहिए। तो इस तरह हम कई लॉज ऐसे हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जैसे दीवान का एरिया है तो हम ये कह दें कि वहाँ के दीवान के एरिया में कोई ऐसा रेस्टोरेंट खरीदा ना जाए या बेचा ना जाए, ना लीज पे दिया जाए जिसमें हलाल गोश्त ना पकता हो। मतलब कुछ कुछ लोकेलिटी में हम अपना लॉस को कंफर्म कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उसे मस्ट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले अपने ही घर से शुरू करना पड़ेगा। हमें पहले अपने ही घर में बच्चों को ये कहना कि भाई ये तुम ये नहीं खाओ, हलाल नहीं खाओ, हराम नहीं खाओ। पता चला कि माँ बाप खुद ही खा रहे हैं हलाल हराम। जब हम अपने घर से ही नहीं शुरू करेंगे और अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को नहीं ट्रेन करेंगे तो फिर हम आगे भी कुछ नहीं कह सकते। तो इसके फ़र्क को समझे। गुनाह को सबसे पहले, अगर गुनाह की बात हो रही है तो ये हमारे घर के सरबराह का मामला है और इन सबसे मुश्किलात का हल यही है कि हम गुनाह के और जुर्म के फ़र्क को समझें। जिस तरह जराइम की लिस्टिंग बनाना हो कि कौन सा जुर्म बड़ा है, छोटा है और उसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए, ये अदालत का काम है, हुकूमत और लॉस के ज़रिए तय की जाती है। इस तरह गुनाहों की फहरिस्त बनाना घर के सरबराह का काम है, मुल्क के मौलानाओं का काम है, मुल्क के इस्लामी निज़ाम का फ़र्ज़ है। और अगर मुल्क से बाहर हम गैर मुमालिक में रहते हैं तो घर के सरबराह यानी वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो पहले घर में उन चीज़ों को अप्लाई करें और उनको बच्चों को बताएं, हलाल हराम का फ़र्क बताएं, ईद का टाइम बताएं कि ईद क्यों मनाई जाती है, बकरीद क्यों मनाई जाती है, फिर उनको कुरान पढ़वाएं, रोज़ा रखवाएं, सब कुछ ये सब करें। फिर कहें, हम कह सकते हैं कि फिर हम ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि सोसाइटी ने कुछ नहीं किया हमारे मज़हब के लिए और कोई लॉ नहीं बनाया। ये दो डिफरेंट चीज़ है। मेरा आज का छोटा सा यही था। कभी इस पे गौर से डिटेल में भी बात करूंगी कि जुर्म और गुनाह में क्या फ़र्क है। जी, छोटा सा था कल, लेकिन काफ़ी अच्छा था जो आपने खासकर वो फर्स्ट अमेंडमेंट के हिसाब से मुसलमानों के राइट्स के मुतालिक बताया। वो मेरा ख्याल है कि कहीं शायद वो कोई कहीं पे भी अप्लाई नहीं करता है, ना ही किसी को शायद पता होगा उस बात का। और
यहाँ और तो ये मैंने देखा है, ये अमेरिकन्स वगैरह हमारे मजहब के बारे में जानना भी चाहते हैं, लेकिन हम जब उनको एक्सट्रीमिस्ट बन के सामने आते हैं ना, तो हम उनको डरा देते हैं। अब यही चीज देखे स्पेनिश, मैं यहाँ एयरपोर्ट पे जब काम करती हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे स्पेनिश होटल्स रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर अमेरिकन लोग ज्यादा जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने उनको मजा चखवाया उसका, कि स्पाइसी फूड उनका जो बुरिटोस वगैरह जो मशहूर क्यों हुए, सिर्फ ये स्पेनिश लोगों के दरमियान मशहूर नहीं है, वो अमेरिकन में भी मशहूर है। आप देखें लाइन लगी होती है, अमेरिकन लोग भी खाने जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने उसका मजा चखाया, उसकी डिटेल्स बताई, उनको फ्री दे के चखाया होगा या जिस तरीके से भी चखाया होगा। तो हर इंसान को, चाहे वो अपने मजहब को अप्रूव कराना चाहता हो या दूसरों को इन्फॉर्म करना चाहता हो अपने कल्चर के बारे में, अपने मजहब के बारे में, तो उसे एक एग्जाम्पल बन के सामने आना होगा। उसे उस एग्जाम्पल को फॉलो कराने के लिए, अब जैसे मैंने किया, अब कभी पार्टी होती है हमारे जॉब पर, तो सबको पता है कि सोफिया जी के लिए हम पेपरोनी वाला पिज्जा नहीं मंगा सकते, चाहे वो सारे पेपरोनी के पिज्जा आए, लेकिन एक चीज का पिज्जा जरूर आएगा। इससे कि मैंने उनको क्लैरिफाई कर दिया कि आई डोंट ईट दिस, और मैंने उनको डिटेल भी समझा दी और रीजन भी समझाया। ये नहीं कि मेरे पास सिर्फ जवाब था, नहीं मेरा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्या क्या फर्क है हलाल और हराम में? मुझे जब मैंने उनको ये फर्क समझाया तो नाउ दे डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। उनको पता है कि ये रूल है और ये इनके मजहब के हिसाब से ये गलत है, ये इस तरह का गोश्त नहीं खाती हैं, और फिर वो मेरे लिए मंगाते। तो हर एक को मुंह खोल के बोलना पड़ेगा हमारे को, अपने हमारे मजहब में क्या रिस्ट्रिक्शन है। मैंने कहा पानी का इस्तेमाल, मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हम में से कुछ एक ऐसी कमेटी बने जो ये जरूर कर दे कि हर बाथरूम में, चाहे वो जॉब का बाथरूम हो या कोई पब्लिक बाथरूम हो, पब्लिक रेस्टरूम में, वहां पर एक लोटा और एक सिंक जरूर बनाया जाए। आप इस बात पे हंस रहे हैं इसलिए कि हम लोग ने तो पाकिस्तान में भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान, इंडिया में देखिए बहुत से घरों में अब धीरे धीरे नए जो जनरेशन के बच्चे हैं वो मेरे ख्याल में दे डोंट यूज वाटर। तो ये जब हम अपने ही मुल्क से, इस्लामी मजहब मुल्क होने के बावजूद, जब हम ये सब चीजें अप्लाई करेंगे, क्यों पाकिस्तान में अगर मैकडॉनल्ड खुला है तो वहां पर ये क्यों नहीं अप्लाई किया गया कि वहां पर टिश्यू पेपर नहीं होनी चाहिए बल्कि सिंक बना हुआ होना चाहिए और लोटा होना चाहिए? वो तो हमारी अपनी कंट्री है ना, हम क्यों नहीं उन पे बैन लगाते? जब वो यहाँ पर अपनी चला सकते हैं कि भाई कहीं भी वॉशरूम में पानी नहीं मौजूद होता है, तो फिर हम अपने ही मुल्क में उनकी क्यों चलाते? मसला यही है ना सोफिया कि हम लोग सिर्फ इसी को अपना मजहब समझते हैं, मजहब इससे बहुत बहुत आगे जाता है। हाँ, मजहब बहुत सी, लेकिन जब आप देखें प्रेयर के लिए, जब आप पानी यूज नहीं करेंगे और नजासत होगी, जब आप प्रेयर ही नहीं कर सकते जो आपको 5 टाइम मस्ट है, तो फिर आप आगे क्या बात करके बढ़ते हैं और किस तरह की एक्सट्रीमिज्म शो करते हैं आप इधर बैठ के? 1 सेकेंड, सोनी धरती हरा नहर, हेलो। आज पता नहीं कोई तंग करने पे तो लगा है मैं। खैर, तो मेरा आज का यही मसला था कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं। मैं अभी आज तो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मुझे इन पे मैं धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करूंगी हर अपने टॉक शो में। सोनी धरती हरा नहर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ऐसे आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा समझना आपने टॉपिक उठाया है। जी जी। तो पहले वो जो सवाल था उसका जवाब दे दिया आपका प्रेसिडेंट का? नहीं दिया अभी तक किसी ने? किसका? वो तो प्रेसिडेंट का मैंने खुद गलती से दे दिया। अच्छा, आप सही जवाब आप बताएं क्या जवाब क्या है? क्लिंटन है। जी बिल्कुल सही हाँ, जवाब तो है आपने एक आपका। जीता है ना, दूसरा भी चले जीत लिया आपने। सोफिया अपना जीता हुआ आपको ट्रांसफर करती हैं आपने, लेकिन आप प्रॉमिस करें आपने रेडियो पे नहीं सुना था। रेडियो पर नहीं सुना था, जब तो मैं उससे जवाब नहीं दिया। अच्छा करके अभी जी बिल्कुल बिल्कुल किया। वो भी बता दूं आपको, हिलरी क्लिंटन जो है ना, उसने इनवाइट किया था सबको, समझे? जी बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, क्लिंटन ने, और उस दिन ईद पे इन लोगों को कुरान का एक एक जो है ना फ्री नुस्खा भी बांटा गया था सबको, जो आने वाले लोग थे सबको कुरान का एक बहुत भी शुरू थी हिलरी, जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो अब सारे मुसलमानों को चाहिए कि हिलरी क्लिंटन को ही जितवाएं। जी बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। दूसरी चीज ये पता नहीं कि वो बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। तो असल में हमारे जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों के साथ। हाँ बिल्कुल, और उनकी एक्टिविटीज में भी शामिल हो, स्कूल हो या कोई और प्रोग्राम हो, समझे ना, ताकि वो बच्चे भी फिर समझे कि देखो माँ बाप भी हमारे साथ शामिल है, समझे ना। हाँ, आजकल तो पता है माँ बाप क्या कर रहे हैं? मैंने मुस्लिम माँ बाप को देखा है कि वो प्रॉम डांस होता है तो वो बच्चों को, अपनी बेटियों को भेज रहे हैं प्रॉम डांस में। भाई ये तो स्कूल का एक कल्चर का वो हिस्सा है और स्कूल का है। मैं क्या जो इस चीज की जो एक रीजन समझता हूँ ना इब्राहिम भाई, वो ये है कि शायद हम लोगों के जो हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, उनमें मोस्टली जो पेरेंट्स है ना, उनको इंग्लिश बोलने की प्रॉब्लम है। सीखना नहीं चाहते हैं और टूटी फूटी बोलना नहीं चाहते हैं।
मैं सही यही इन लोगों से अपने तमाम पेरेंट्स को टूटी फूटी बोले, एक दो लफ्ज ही बोले, लेकिन अपनी बात आगे जरूर बोले हाँ, जाके। अब जाए वो शामिल हो समझे ना। एग्जैक्टली ये नहीं है कि आपको कोई टूटी फूटी इंग्लिश बोलने पे जो है ना वो हंसेगा आप पे, बल्कि ये लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। हमारी जबान तो नहीं, ये तो हमारी जबान के दो वर्ड भी नहीं बोल सकते, बात। तो हमारे पास इतनी स्पेशल एबिलिटीज तो है कि हम दूसरी जबान भी बोलते हैं, भले फ्लुएंट ना बोलें लेकिन बोलते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स के साथ मसला ये है कि वो अंग्रेजी ना बोलना चाहते हैं, ना टूटी फूटी बोलना चाहते हैं, ना वो बच्चों के साथ जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि वो जाएंगे, वो टीचर अंग्रेजी में बात करेगी और शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी होगी, हाँ, नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही बात है। भले टूटी फूटी अंग्रेजी में इन्वॉल्व हो, कैसे भी हो, लेकिन हमारे बच्चे involve क्या जरूर करते हैं हों। स्कूल में, कौन सी चीजों में हिस्सा लेते हैं, वो हमारे मजहब के हिसाब से है या नहीं है, डांसिंग कर रहे हैं, हाँ उनकी knowledge सब होनी कुछ, चाहिए। हाँ बिल्कुल, सही बात। ये सब होना चाहिए। शुक्रिया इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया अपनी राय का इजहार करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपका मुख्तसर सा टॉक शो था, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा था। और अगर आपको कोई राय देनी हो सामीन 84747, हाँ आप लोग मुझे बताएं, हल बताएं कि ऐसी चीजों का हम क्या करें अगर हम गैर मुमालिक में रहते हैं, तो अपने मजहब को, अपने कल्चर को बचाने के लिए और क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमें अपने मेयर को लिख के भेज सकते हैं हम लोग एक एप्लीकेशन, जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाए कि वॉशरूम में पानी का बंदोबस्त हो, और उसके अलावा हमारी आप ईद वगैरह पे कहाँ- पब्लिक हॉलीडे बनाया जाए। कहाँ बातें लेके बैठ गई हमारे, आपको पता हाँ, है कोई हमारे आगे ही नहीं आता। नहीं, आगे की बात नहीं है, बात ये आगे की नहीं है, बात ये है कि हम मेयर को अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, बल्कि हम मेयर के साथ बराबर में जाके किसी तरह से एक तस्वीर खींच लें, सेल्फी ले हाँ लें। वो ज्यादा अहमियत दैट्स रखता द है। मोस्ट पावरफुल थिंग वी डिड इट, दैट्स इट। सोहेल सैयद साहब मेयर ब्राह्मण मैनुअल के करीब चले गए, किसी ने तस्वीर ले ली, बस आई डन माई जॉब। मेयर के साथ मेरी तस्वीर है, ले आके मैं अपने जो है ना वो लिविंग रूम में लगा दूं, देखा मेयर के मैं कितने करीब खड़ा हूँ। मेयर से अपनी बात मनवाना, मेयर तक अपनी बात पहुंचाना, उसको हालांकि अपने इतने मसाइल इजी बताना। तरीके हैं, इनके Oh, ईमेल no एड्रेसेस way. होते हैं, इनके फोन नंबर्स No होते हैं, way. आपको हर कोई अपना एक ईमेल ही उनको भेज दे, तो जब बहुत सारे ईमेल्स जमा होंगे तो कुछ ना कुछ तो गौर किया जाएगा ना कोई तरीके से कोई पिटिशन दाखिल की जाए, कुछ करा जाए। लेकिन नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बरसों से यही है। अब हम भी वही नजासत के साथ नमाजें भी नहीं, पढ़ते हम बहुत हैं कुछ और कर पता सकते हैं। नहीं आप क्या कुछ क्या करते रहते क्या बातें कर रही हैं आप? हम तस्वीर खिंचा सकते हैं हर किसी के साथ, हम प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर खिंचा सकते हैं, हम मेयर के साथ, गवर्नर के साथ, इन सब लोगों के साथ हम तस्वीर खिंचवा सकते हैं, अखबार में छपवा सकते हैं। लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए कोई जो काम है, जो करवाने चाहिए इन लोगों से, वो नहीं करवा सकते। दैट्स द प्रॉब्लम इज, हमें तस्वीर खिंचाने में बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन बहरहाल जो मुझे दूसरी बात करनी थी, दो तीन इश्यूज पे मुझे आज बात करनी थी। आप तो अब मैं खबरें भी अपनी खुद ही पढ़ लूंगा, और नहीं लाइए आप अखबार जो है ना- मुझे दे दे, अखबार मुझे दे दे। नहीं, मैं खुद ही बात कर लूंगा, आप आराम अच्छा। करें, आपने अपना टॉक शो कर दिया। एक तो अप्रैल फुल पे मुझे बात करनी थी, और उसके बाद जो है ना मुझे एक और बात करनी है मीडिया पे। जैसे हम बात कर रहे हैं मीडिया की पावर और उसका इस्तेमाल पे, मुझे जो है ना एक बहुत सुनने वालों के साथ जरूरी बात करनी है। एक तो अप्रैल फुल, अप्रैल का महीना शुरू हो गया, इस महीने के शुरू होते ही जो बात सबसे पहले जहन में आती है वो है किसी को बेवकूफ बनाया जाए, अप्रैल फूल मनाया जाए ना। मैं जब अमेरिका भी नहीं आया था, यानी अपने नौजवानी के दिनों में भी इस अप्रैल फूल की गूंज सुनता था, और हम भी अपने दोस्तों को या दोस्तों के साथ मिलकर किसी एक दोस्त को बेवकूफ भी बनाते थे, मगर इस त्यौहार के बैकग्राउंड या वजह किसी को भी नहीं पता थी। मगर आज जब मालूमात इतनी आम हो गई हैं, अगर आप किसी बात को, किसी चीज़ का आपको पता नहीं है, गूगल करें, पता चल जाएगा। इतनी अब जो है ना वो हर चीज़ की मालूमात इतनी ईजी रीचेबल है। जब हम अपनी बात कर रहे हैं नौजवानी की, जब नहीं पता था हम भी अप्रैल फूल मनाया करते थे, मगर आज भी अप्रैल फूल मनाया जाता है, और वो भी मुसलमान मुल्कों में, पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को फूल बनाने के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी के मरने की खबर देते हैं, तो कभी फायर ब्रिगेड और पुलिस को गलत कॉल करके तंग करते हैं, और गलत कॉलों से तंग होकर पुलिस और फायर ब्रिगेड तवज्जो भी नहीं देते ना। जैसे होता है ना, आप बार बार एक कॉल करते रहे बोले अच्छा जी वो कोई बेवकूफ़ बना रहा है, अप्रैल फूल मना रहा है, नहीं, और पता चला कोई असल में आग लग जाए, असल में कोई हादसा हो जाए, तो वो उसको भी बेवकूफ़ी समझ के वो छोड़ देते हैं, वो जाते नहीं है ना। तो मैं आज आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, फिर आप कभी भी, सामीन तमाम सुनने वालों को मैं कह रहा हूँ कि फिर आप कभी भी इस अप्रैल फूल की बात नहीं कीजिएगा अपने से, ना ही अपने बच्चों से, ना ही इसको आगे कभी भी स्प्रेड कीजिएगा ना ये अप्रैल फूल को। हमने तो खैर मनाया, मैं बता रहा हूँ, जब अमेरिका भी नहीं आए थे जब भी मनाते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इसकी हकीकत क्या है?
मैं इस रेडियो के जरिए से आपको इसकी हकीकत बताया तो फिर आइंदा कभी भी अप्रैल फूल की बात ही नहीं कीजिएगा। स्पेन पर 2 सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, सबको पता है ना। स्पेन अगर आप चले आए घूमने फिरने जाएं तो वहाँ पे मसाजिद और मुसलमानों की तमाम जो ज़माने में होते थे बिल्डिंग्स और दूसरी जो कल्चरल चीज़ें थी वो आज भी स्पेन में बहुत आम है। तो 2 सदियों तक मुसलमानों ने स्पेन पे हुकूमत की और जब 15वीं सदी के आखिर में मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, वो शायद एक ज़माने में एक ड्रामा भी आया था जिसमें ये बताया भी था, मुझे याद नहीं उसका नाम था, वो आखिरी चट्टान। हाँ, उसमें ये बताया था ये स्पेन पे जब उसका आखिरी जो बादशाह था अबू अब्दुल्ला, उसको फर्नांडिस एक बड़ा ही मशहूर अदाकार था वो ज़माने में, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। फर्नांडिस की नाम मेरे जहन से फिर निकल गया। तो उसने अपनी जो है ना वो शिकस्त तस्लीम कर ली फर्नांडिस ने, और गरनाता जो है ना उसने उसके हवाले कर दिया अबू अब्दुल्ला ने। इसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उन्हें मज़हब बदलने में मजबूर किया गया। तो देखें ये 15वीं सदी की बात है कि मुसलमानों को उनको मज़हब बदलने में मजबूर किया गया। ये वही यूरोप है जो आज मुसलमानों पे अदम बर्दाश्त का इल्ज़ाम लगाता है, और ये वही यूरोप था 15वीं सदी में जिन्होंने के बोला कि अपना मज़हब बदल लो। तो इन हालात से मजबूर होकर मुसलमान अपनी शनाख्त छुपाने लगे, अपने आप को क्रिश्चियन बताने लगे। बचना तो होता है ना, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो अपने आप को बचाना तो होता है। तो अपने आप को क्रिश्चियन बताने लगे, अपनी शनाख्त छुपाने लगे। चाहे जो दाढ़ी वाले होंगे उन्हें दाढ़ियाँ कटवा ली होंगी। लेकिन फर्नांडिस को यकीन था कि मुसलमान स्पेन से ख़त्म नहीं हुए हैं, ये जो सब कुछ इनमें घुल मिल गए, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसको यकीन था, उसने जो स्पेन का बादशाह था फर्नांडिस, जिसने कब्ज़ा किया था गरनाता पे, उसको यकीन था कि मुसलमान स्पेन से ख़त्म नहीं हुए। तो इसने एक चाल चली मुसलमानों को सामने लाने के लिए, ऐलान कराया कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरनाता के साहिल पे जमा हो जाएं, इन्हें बहरी जहाज़ के ज़रिए मुसलमान मुल्कों में भेज दिया जाएगा। ये तो ऐसे ही लगता है जैसे वो इलीगल देसियों को अमेरिका में एमनेस्टी मिल जाए। तो उसने बोला सबको मुसलमान मुल्कों में भेज दिया जाएगा। तो मुसलमान उसके झांसे में आ गए, बूढ़े जवान बच्चे तमाम वहाँ जमा हो गए। इन्हें जहाज़ में सवार कराया गया और जहाज़ को बीच समंदर में ले जाकर डिबो दिया गया, और इस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को धोखे से मार दिया गया, यानी बेवकूफ़ बनाया गया। और फिर हर अप्रैल की 1 तारीख को स्पेन में मुसलमानों को इस बेवकूफ़ बनाने पे एक त्यौहार मनाया जाने लगा, अप्रैल फूल का नाम दे दिया गया उसको। और फिर ये स्पेन से निकल कर यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो बैकग्राउंड है वो ये है कि किस तरह से गरनाता के हुक्मरान फर्नांडिस ने ये बेवकूफ़ बना के मुसलमानों को डुबोया था। तो ये सब रस्में भी नहीं मनानी चाहिए ना, 1 अप्रैल फुल नहीं मनाना चाहिए, वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना चाहिए। हर एक रस्म जो है, हर सारी एक जो रस्में त्योहार तो है, उनकी एक अलग अलग नहीं, लेकिन बैकग्राउंड ये स्टोरीज हैं। वो सारे त्योहार जो हमारे को नहीं सूट करते हैं, जो हमारे मजहब और कल्चर के अगेंस्ट है, तो वो हम क्यों मनाते? उनके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं और फिर एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट किया ना इस बात को कि हम खुद भी मनाते थे। हम जब हम पता भी नहीं था, हम भी मनाते थे अप्रैल फूल, अपने दोस्तों को बनाते थे। मुझे याद है हमने अपने एक दोस्त ओवैस नाम था, उसको बेवकूफ़ बनाया कि भाई वो तेरे जो फादर हैं वो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। वो वहीं बेहोश हो गया था। मुझे आज तक याद है, मैं उस वक्त शायद 10-12 साल का था। तो इस तरह से हम लोग अप्रैल फूल को मनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। और अब कम से कम जितने लोगों ने मेरी इस आवाज़ को, मेरी इस बात को, इस शो को सुना होगा, वो अब कम से कम इस बात का नाम न लें, क्योंकि ये हमारे ही खिलाफ मनाया गया था। अब दूसरी जो मुझे ज़रूरी बात करनी है अपने तमाम सुनने वालों से, मीडिया की पावर और उसका इस्तेमाल जो है, उस पर बात करनी है आज। घड़ी देखने को कह रही हैं आप? हाँ, घड़ी हो रही है 11:47 हो रहा है। ठीक है, मैंने घड़ी देख ली कंप्यूटर में, कोई बात नहीं, घड़ी देख ली मैंने। अपनी खबरें फिर ना भूल जाए। नहीं कोई नहीं,
जब टाइम खत्म होगा बाद मेरी कट जाएगी, आवाज मेरी कट जाएगी, सुनने वाले जब तक रेडियो चल रहा है सुनते रहेंगे, जब इस पे आ जाएगा WCGO 1590 बात खत्म हो जाएगी। चले, मीडिया की पावर और उसके इस्तेमाल पे मुझे एक बात करनी है। आज के मॉडर्न दुनिया में मीडिया एक जो है ना वो बहुत ही पावरफुल टूल है, अपनी बात को, अपने ख्यालात को एक ख़ास अंदाज में, या जिसे दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं अपने अंदाज से दूसरे लोगों के जहनों को तब्दील करने के लिए ये एक बहुत ही मीडिया जो है ना वो पावरफुल, बहुत ही मौसर टूल है। लेकिन बदकिस्मती से हम जब मैं कहता हूं तो मुसलमानों की बात करता हूं, मुसलमानों ने इस टूल की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। क्यों नहीं दी तवज्जो? मैं ये समझता हूं कि हमारे मजहबी रहनुमाओं ने या जाहिल मौलवियों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया मीडिया के खिलाफ, इस वजह से तवज्जो नहीं दी कि ये एक शैतानी चरगा है, इंसान को गुमराह करता है, गाने सुनना हराम है, टीवी देखना हराम है। हालांकि मौलवी खुद टीवी देख रहे होते हैं, खुद गाने सुन रहे होते हैं। लेकिन एक गलत ये डबल पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड जो है ना जो अपनाया, उसकी वजह से शायद हमें मीडिया बुरा लगने लगा, टीवी बुरा लगने लगा, रेडियो बुरा लगने लगा, और हमने कभी इतने पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने की कभी जहमत ही नहीं की, ना इसके बारे में कभी सोचा, क्योंकि ये सब प्रोपेगेंडा फैला दिया गया था। ये शायद यही फैलाया हुआ गलत प्रोपेगेंडा हमें मीडिया और इसकी अहमियत से दूर करता गया, और जबकि इस्लाम मुखालिफ लॉबी ने इसका इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ खूब नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया नहीं फैलाया। आज जो कुछ हो रहा है आप नहीं समझते कि प्रोपेगेंडा से फैलाने की वजह से हुआ है? मुसलमानों के सबसे अच्छे जिंदगी के उसूलों को, रहन सहन को, फैमिली सिस्टम को, अदलो इंसाफ को उल्टा करके पेश किया गया। इस मीडिया ने, यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने सबको उल्टा करके पेश किया। दाढ़ी, पगड़ी और सादा लिबास को दहशत की अलामत बना दिया गया है ना। 9/11 के वाक़े को फौरन मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया। ये सब मीडिया के कमालात हैं। सद्दाम हुसैन को सुन्नी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके फांसी चढ़ा दिया गया। तालिबान की इस्लामी तर्ज हुकूमत को दहशतगर्दी और आलमी अमन के लिए खतरा करार देकर उन पर चढ़ाई कर दी गई। मगरबी दुनिया में इस्लामी शार में रहना दहशतगर्दी की अलामत दिखाया जाने लगा। दाढ़ी रखना दहशतगर्दी की अलामत बना दिया गया। बनाया गया नहीं गया? जो लाहौर में एक बम धमाका हुआ था पिछले हफ्ते, जो उसमें मीडिया ने जो है ना वो एक गलती से एक दाढ़ी वाले शख्स को जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया जी, वो वहां से भागा है। सबको पता होगा, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे थे, नाम मैं भूल गया उसका, पता नहीं मोहम्मद यूसुफ या कोई ऐसे ही नाम था। लेकिन सिर्फ उसको जो है ना वो इस वजह से फाइंड किया गया कि वो वाहिद शायद उस पार्क में आदमी था जिसकी दाढ़ी थी। यानी कि हमारा भी मीडिया जो है ना वो मगरबी रंग से बच नहीं सका, और ये सब किया मीडिया पावर ने, ये सब किया मीडिया पावर ने, और हम अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई एक FM रेडियो चैनल तक नहीं है हमारे पास, टीवी तो दूर की बात है। यूरोप और अमेरिका को हमने अपना घर बना लिया है ना, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से भी रह रहे हैं यहाँ पे लोग। घर तो बन गया ना हमारा, जाना तो किसी को भी नहीं है। बच्चे भी यहीं बड़े हो रहे हैं, यहीं स्कूलिंग कर रहे हैं, यहीं कॉलेज कर रहे हैं, यहीं शादी कर रहे हैं, यहीं बच्चे हो रहे हैं उनके। तो घर तो बना लिया हमने मीडिया को, या अमेरिका को अपना घर तो बना लिया। मगर ये घर मुझे लगता है बगैर चार दीवारी के है, बगैर अपने दिफा के है। हमारे लोगों के पास मालूमात की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं, बहुत, मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ, इतने मालूमात से भरे हुए लोग यहाँ पे बैठे हैं जो इस इस्लाम मुखालिफ मीडिया का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। मगर कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से, किस मेन स्ट्रीम मीडिया से जवाब दें? हमें चाहिए कि कम से कम हर स्टेट में मुसलमानों का कम से कम एक FM चैनल रेडियो तो हो। अरे यहाँ AM चलाना मुश्किल हो रहा है हमें। तो मैं इसीलिए तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अब तो सुनने वालों से जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, जो भी मेरी इस बात को एग्री कर रहा है, कम से कम एक FM चैनल तो बना लें। हर हफ्ते हम कहते हैं कोई स्पॉन्सर करे, कोई फोन नंबर अपना देते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं।
कम से कम उस एफएम चैनल पे उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, ये जैसे भी प्रोग्राम 24 घंटे नशर हो, और जब भी कोई सलाम दुश्मन किस्म का प्रोपेगेंडा नशर हो तो उसका दूसरा पहलू भी बता सके हम अपने उस बात में ना। तो हम इसी तरह बिलों में रह रहे हैं, कुछ करने को तैयार नहीं है। पैसा सबके पास है, बहुत कुछ है, लेकिन ना आने वाली नस्लों के बारे में कुछ सोचते हैं, ना अपने 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 प्रोटेक्शन के लिए कुछ सोचते हैं, ना अपने गिरद चार दीवारी खड़ी करने की सोचते हैं, ना कोई। इस मीडिया ने, इतना पावरफुल मीडिया, मैंने अभी बताया ना आपको कि क्रिकेट कोई जानता ही नहीं है। और दूसरी बात देखें ना, अभी मस्जिदें भी कितना कम बनना शुरू हुई है। अब पहले बनती थी, सुनते भी थे, अब तो कई अरसे से, मेरे ख्याल में आखिर में अशरफ भाई ने जो बोला था मस्जिद बना रहे थे वो लोग। नहीं, ये ना मस्जिदें कहें भी नहीं सोफिया, बनती है। ये ना नहीं, कहें क्यों? आप। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हर किसी को बस अल्लाह ताला को चंदा पैसा देना है, बचा रहे अल्लाह हैं। ताला को चंदा देना है, अल्लाह ताला को खुश करना है। हम्म। मस्जिद का चंदा मांग लें आप, अभी ढेर लग जाएगा। ओ भाई, अल्लाह ताला आपके चंदे का मोहताज नहीं है, उसने पूरी दुनिया क्रिएट की है, वो अब हम क्रिएटर है। अच्छी बातें करते तो हमें कोई सपोर्ट वो नहीं। उसके पास पूरी दुनिया है, पूरा क्रिएटर है अल्लाह ताला इस दुनिया का। वो आपके जो है ना, वो $10-20 का, $50 का, $100 का मोहताज नहीं है। फिर भी जो है ना, वो जिसको देखो, वो इस दुनिया में जब रहना होता है ना, अपने अपने कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से, अपनी मजहबी वैल्यूज के हिसाब से, और जहाँ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा होता है मजहब के भी खिलाफ। तो अपने मीडिया मैंने के कहा ना वहाँ आपको, बचाना आप इस चाहिए। बात से मेरी एग्री करते नहीं करते कि इस अमेरिकन यूरोपियन मीडिया ने जो है ना, वो मुसलमानों की दाढ़ी को दहशत की अलामत बना दिया है, नहीं बना दिया है? आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं? बना दिया है ना। कैसे बना दिया है? क्या है, क्या ऐसे नहीं है? ये मीडिया की पावर है। तो ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अब कुछ दूसरी जो दुनिया में रहने के, जो सरवाइव करने के जो तरीके हैं, उन पे भी तो थोड़ा बहुत गौर फरमाएं। हाँ, मतलब मीडिया के जरिए हम अपने कल्चर को, रिलीजन को फैला सकते हैं ना। बिल्कुल सही है। एक एफएम सोनी रेडियो, दत्ती और अनर। एक एफएम रेडियो खोल दें यहाँ पे। दुनिया में वालेकुम जितना सलाम। कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस एफएम रेडियो पे तमाम पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, सब बिठा दें, 24 घंटे चलाएं, उस पर एंटरटेनमेंट तो भी फर्क करेंगे। पड़ेगा लोगों के। हाँ, जी, सोच आप पे। कुछ कहना चाह रहे हैं जावेद भाई? मैं जी। नहीं, मैं आपकी बातें हद से ज्यादा गौर से सुन रहा था। नहीं, इतनी गौर से ना सुने। अच्छा, क्यों? नहीं, वो आप बोले, क्या बोल रहे थे? मजाक कर रहा हूँ मैं। आप जी बोले, क्या नहीं, मैं तो ये कह रहा था, आपकी बातें जो है ना गौर करने वाली हैं। आज इन्होंने जो बातें करी सोफिया ने, वो भी काफी संजीदा बातें थी। और बहरहाल ये तो है कि हाँ भाई, मगर आप, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि मुसलमान होने के लिए दाढ़ी और पगड़ी होना जरूरी है। आप बगैर दाढ़ी और पगड़ी के भी मुसलमान हो सकते हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई किसने कहा जरूरी है? आप ही बोल रहे हैं कि दाढ़ी और नहीं, पगड़ी मैंने- जो है मैंने वो ये नहीं कहा। दहशतगर्दी की अलामत हो गई। मैंने ये तो नहीं कहा। ये लोग इतनी अक्लमंदी क्यों नहीं करते कि अभी दाढ़ी और पगड़ी को फिलहाल बर्खास्त कर दें? ये तो फिर तो वही बात हो जाएगी जॉर्ज फर्नांडिस वाला, जो मैंने वाकया सुनाया, कि वो आप जो है ना, वो घुल मिल जाएं और अपनी शनाख्ती बदल लें, फिर जरूरत ही नहीं है अपने आप को मुसलमान कहने की। जिसको जैसे प्रैक्टिस करनी है उसको वैसे प्रैक्टिस करने दें। अगर किसी को तोप पहनना है तो तोप पहनने दें, किसी को अगर अबा पहनना है तो उसको अबा पहनने दें। अगर कोई क्लीन कट जो है ना वो मुसलमान रहना चाहता है, उसको क्लीन कट मुसलमान रहने दें। कोई एक जो है ना वो हर एक आदमी हर एक फ्रेम में फिट नहीं हो सकता। लेकिन वो बात ये है ना कि आप उसको, उस चीज को बदनाम ना करें, उस चीज पे जो है ना वो फिंगर पॉइंटिंग ना करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये सारी हरकतें इसी टाइप के लोग कर रहे हैं, तो बदनाम क्यों नहीं होंगे? अब पाकिस्तान में देखें कितनी इंतहा पसंदी हो गई है। जिस दिन जो है वो मुमताज कादरी का 40वां था, उसी दिन उन्होंने जो है ना उसको यादगार बनाने के लिए क्रिश्चियनों के ऊपर अटैक किया। हाँ, ये मतलब एक्सट्रीमिज्म तो जरूर शो करेंगे, लेकिन कोई और मॉडरेट पता बात नहीं- नहीं होगी। पता नहीं कितने आशिकाने रसूल जो है वो पूरे रावलपिंडी में जमा हो गए और हेलीकॉप्टरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। ये कोई तरीका है? दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। ये ऐसे ना तो कभी इस्लाम आया था, ना ही इस्लाम ने कभी ऐसा करने की इजाजत दी है। ये सब इन लोगों का दिखावा है। सही है, और ये दिखावा करके ही खुश होते हैं। हमारी कौम, पता नहीं आपको, तो मैंने
रेडियो शो पे कितनी हजार दफा कहा है कि हमें सबसे अच्छी चीज लगती है अपना दिखावा करना। मौलवी सारे जमा होके वहां पे जो है ना वो घेर ले रहे हैं वो इस्लामाबाद को, क्या दिखावा कर रहे हैं सब कि हमें बड़ी मोहब्बत है उस आदमी से जो फांसी चढ़ गया। यानी कि ये अपने मुल्क के कानून के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं कि हमें अपने मुल्क का कानून, दुनिया में अपने मुल्क के कानून से हम खुश नहीं है जी। वो तो उसको कानून के हिसाब से उसको फांसी हुई है। दूसरी सलमान तासीर की भी आप तकरीर पूरी सुन ले, उसने कहीं कोई गलत बात नहीं करी थी। उसने तो यही बोला था, मैं तो इस औरत को माफ नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन रखी है और सदर साहब इसकी सजा जो है माफ करेंगे और मुझे तो कोई अख्तियार नहीं है। और पता नहीं उसके ऊपर जो इल्जामात लगा दिए गए वो कोई इतने सीरियस तो नहीं थे जो मौलवियों ने उसके ऊपर लगाए थे। आई मीन सब हर एक को अपने अकायद के मुताबिक दुनिया में जीने का हक हाँ है। लेकिन मुझे सोहेल आपकी ये बात बहुत पसंद आई कि मीडिया को मजबूत होना चाहिए। अगर हम अपने कल्चर को फैलाना चाहते हैं तो हर मुल्क में हमारा मीडिया मजबूत होना चाहिए, तो फिर हम झूठ बोलने वालों को भी मुंह काला कर सकते हैं, उनका हर चीज क्लैरिफाई कर सकते हैं अपना मीडिया हो तो। जी सामीन, अगर आपको कोई राय देनी हो, एक आधा मिनट रह गया। 8474751590 के हमें क्या वाकई ज़रूरत है किसी, अगर हमने यूरोप को, हमने अमेरिका को अपना घर बना लिया है तो हमें कोई ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, इस मीडिया पावर की जो आजकल की इस मीडिया वॉर में इस दुनिया में इतना पावरफुल टूल बन चुका है कि आप उससे लोगों के जहनों को तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल, सोच लोगों में सकते हैं। अपनी बात जो है ना वो डाल सकते हैं। तो क्या हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमारे हर स्टेट में कम से कम कोई टीवी चैनल्स ना हो, कोई बहुत बड़े मीडिया हाउसेस ना हो, तो एक कम से कम एफएम रेडियो ही हों जिसके 24 आवर्स चले, जिसके जरिए से हम अपनी बात, हर किस्म के टॉपिक पे बात हो, मजहबी हो, कल्चर हो, हर चीज को हम इंट्रोड्यूस कर सके, दूसरों को बता सके। बिल्कुल, बस यही आज का एक पैगाम था जो हमारे सुनने वालों के साथ